हाँ जी दोस्तों, तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने पूरे के पूरे 10 सेक्शंस देख लिए यहाँ पे। अब आपको चेक करना है कि आपको कितनी नॉलेज मिली इसके अंदर। 128 से लेके 138 सॉरी 11 सेक्शंस आपने पढ़े इसके अंदर। और अब आपको चेक करना है कि आपको उससे कितना कुछ सीखने को मिला और कितना कुछ आपको उसमें से याद है। तो उसके लिए कुछ हमारे पास एमसीक्यूज हैं, उसके बाद कुछ हमारे पास केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको रिलेट करना है अपनी नॉलेज के साथ, ताकि आप बता पाएं कि आपको कितनी ज्यादा अवेयरनेस आ गई इसको पढ़ने के बाद। चलिए, तो सबसे पहला सवाल इसके अंदर आता है हमारे पास, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी शैल बी, सेक्शन के साथ आपको आंसर बताना है, कोशिश करना है, ठीक है ना। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी शैल बी मेंटेन इन ऑर्डर फॉर, मतलब कितने साल तक मेंटेन करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ऑब्वियसली बात है 3, 5, 8 और 10। तो आपको पता है ये सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा, 128 एप्लीकेबल होगा, जो कि कहता है कि 8 साल तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना जरूरी है। अगला पॉइंट आता है, कंपनी कैन रीओपन रिकास्ट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल मेड बाय, मतलब खुद से भी वो रीओपन या रिकास्ट कर सकते हैं अगर वो ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे और वो अप्रूवल दे दे इस बात की। तो लेकिन वो एप्लीकेशन कौन देगा, रजिस्ट्रार देगा, मेंबर देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देगा या इनकम टैक्स अथॉरिटी देगा। तो आपको याद होना चाहिए सेक्शन नंबर 130 था जो कि बाहर के लोग एप्लीकेशन दिया करते थे, और 131 था जहां पे कि हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिया करता था। तो ये वही बात कर रहा है कि जहां पे खुद से कंपनी रीओपन या रिकास्ट के लिए एप्लीकेशन देगी तो ऑब्वियसली बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देंगे, जिसपे की सेक्शन लगेगा आपका 131। चलिए, अगली बात आती है सीएसआर जैसी आया आपको सेक्शन याद आ जाएगा, सेक्शन नंबर 135। क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। सीएसआर कमेटी ऑफ द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ, कह रहा है कमेटी के अंदर कितने, मतलब कमेटी में कितने लोग होने चाहिए। तो कह रहा है क्या, डायरेक्टर फॉर्मिंग 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जितने डायरेक्टर हैं उसके 1/3 लोग होने चाहिए सीएसआर के अंदर। एटलीस्ट 2 होने चाहिए, 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए, या फिर कहा गया 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए जिसके अंदर एक डायरेक्टर जो होगा वो कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो बेसिक रूल तो यही था आपका। फिर आपने देखा था कि इंडिपेंडेंट नहीं है तो 2 या उससे ज्यादा से भी काम चल सकता है, लेकिन जो प्रॉपर रूल था वो यही था कि 3 या उससे ज्यादा, और उसमें से एक क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो आपका डी आंसर यहाँ पे परफेक्टली बैठ जाता है। फिर कहा गया कि सीएसआर का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है किस किस केस के अंदर। तो अगेन सेक्शन नंबर 135, जिसके अंदर कहा गया कि भैया नेटवर्क 500 करोड़ या उससे ज्यादा होगी तो सीएसआर का प्रोविजन लगेगा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा होगा तब लगेगा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा होगा तब लगेगा, या फिर सभी के सभी। तो ऑब्वियसली बात है यही तीनों वो क्राइटेरिया है जो कि मेट करना होता है फॉर दी पर्पस ऑफ सीएसआर एप्लीकेबिलिटी। तो आंसर है आपका ऑल ऑफ दी अबव यहां पे। अगला सवाल आता है, 1 पर्सन कंपनी शैल फाइल अ कॉपी ऑफ ड्यूली अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रजिस्ट्रार, मतलब ओपीसी को भी फाइल करना होता है। फाइलिंग की बात कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 137 यहां लग जाएगा जो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि ओपीसी के लिए एक स्पेशल रूल होता है। उनको कहा जाता है कि भैया तुम्हें एजीएम तो तुम्हारा करना होता नहीं है, मतलब सेक्शन 96 तो ओबीसी में लगता ही नहीं है, तो उनके लिए कहा जाता है कि भैया तुम एजीएम के भरोसे ना बैठो, साल खत्म हुआ उसके 180 दिनों के अंदर अंदर आपको फाइल कर देना है। तो ना 30 दिन सही है, ना 90 ना 180, मतलब जो लास्ट आंसर है 180 डेज का फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये उनके ऊपर लगता है। एजीएम वाला पॉइंट उनके ऊपर आता ही नहीं है। ठीक है जी। अगला पॉइंट आता है, हु कैन अपॉइंट एज एन इंटरनल ऑडिटर, किस किस को अपॉइंट किया जा सकता है इंटरनल ऑडिटर की तरह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई और प्रोफेशनल, या फिर सारे के सारे। तो ऑब्वियसली बात आपने देखा था यही 3 लाइन थी कि चार्टर्ड, कॉस्ट या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल जो कि डायरेक्टर को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमको लगता है कि ये लोग अपॉइंटमेंट करके, मतलब ये लोग प्रॉपर्ली कंडक्ट कर सकते हैं इंटरनल ऑडिट की एक्टिविटीज को। तो किसी को भी अपॉइंट बेसिकली किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ना अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, बेसिकली 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको फटाफट से देख लेते हैं जो कि रिलेट करेगा हमारे पीछे पढ़े हुए प्रोविजंस के साथ। सबसे पहला सवाल आता है, कह रहा है द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड इन अ क्लासिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ महाराष्ट्र, कह रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो बहुत ही बेकार जगह पे है, बहुत बढ़िया। द बोर्ड वांट्स टू कीप इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई, कह रहे हैं जी रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखना चाहते, कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा मुंबई में, हम वहां रखना चाहते हैं, विच इज कन्वीनियंटली लोकेटेड। द बोर्ड सीक्स योर एडवाइस, आपसे पूछ रही है कि बताओ क्या करें, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो ऑब्वियसली बात आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको 128 जो है बुक्स ऑफ अकाउंट का प्रोविजन उसको बताना पड़ेगा, जिसमें आप कहोगे कि भैया रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रखा जा सकता है, किसी और प्लेस पे भी रखा जा सकता है अगर बोर्ड डिसाइड करती है तो। और जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो प्रिपेयर या रखे जाते हैं इस मोड से कि उसको हर साल आपको प्रिपेयर करना है, नंबर 1। उसके बाद जो आपका बनाया गया है उससे जो व्यू निकल के आना चाहिए वो ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। उसमें जो आप अप्लाई करोगे उसको रखने के लिए या उसको प्रिपेयर करने के लिए तो वो एक्रूअल बेसिस होगा और डबल एंट्री सिस्टम को आपको फॉलो करना होता है। फिर एक बात इसके अंदर देखी थी कि भैया अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह किसी और जगह पे रखते हो तो 7 दिनों के अंदर, जैसे ही आपने लोकेशन चेंज की उसके 7 दिनों के अंदर अंदर आपको रजिस्टर को फाइल करना होता है एक नोटिस, जिसके अंदर फुल एड्रेस होगा जहां पे भी आपने उसको रखा है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उसकी फाइलिंग भी आपको करनी होगी। तो अगर ये कंपनी इन सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करती है तो ऑब्वियसली ये अपने मुंबई वाले ऑफिस में भी रख सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कह रहा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ मिस्टर घनश्याम, डायरेक्टर है, मिस्टर हैदर, ये भी डायरेक्टर है, इंदर सेन ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, और कंपनी हैज ऑल्सो एम्प्लॉयड अ फुल टाइम सेक्रेटरी, कंपनी ने एक फुल टाइम सेक्रेटरी को भी अपॉइंट करके रखा हुआ है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी वर साइंड बाय घनश्याम एंड हैदर, कह रहे हैं जी
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो घनश्याम और हैदर ने साइन कर दिया। बहुत बढ़िया। एग्जामाइन वेदर द ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी वाज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी 2013, तो सेक्शन नंबर 134 एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि ऑथेंटिकेशन के ऊपर बात करता था। और हमने देखा था क्या कि ऑथेंटिकेट होने के लिए क्या प्रोविजंस था। प्रोविजन ये था कि अगर बोर्ड के द्वारा चेयरमैन अपॉइंटेड है तो चेयरमैन साइन करेगा, अगर चेयरमैन नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे और 2 डायरेक्टर में से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। फिर हमने देखा था कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कोई डायरेक्टर तो वो भी साइन करेगा, अदरवाइज अगर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है और कंपनी सेक्रेटरी अगर कंपनी ने अपॉइंट कर रखा है तो ये लोग भी साइन करेंगे। तो जैसे इस सवाल के अंदर देखा जाए तो 2 लोगों ने साइन किया, वो दोनों लोग सिर्फ डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, तो मिस्टर इंदर सेन जो है उसका साइन करना भी जरूरी है। फिर दूसरी बात आ जाएगी कि भैया एक फुल टाइम सेक्रेटरी को भी आपने अपॉइंट किया हुआ है, तो अगर अपॉइंटेड है फुल टाइम सेक्रेटरी तो ऑब्वियसली बात है उसके साइन होना भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सेक्शन 134 के प्रोविजन को फॉलो यहां पे नहीं करा है ना। अगला सवाल आएगा जो कि कहीं ना कहीं सिमिलर ही है। कह रहा है एबीसी लिमिटेड हैज ऑन इट्स बोर्ड 4 directors WXYZ in addition of the company has Mr. D as a managing director। कह रहा है 4 डायरेक्टर तो ये हैं, इसके साथ एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। द कंपनी हैज also has a full time company secretary Mr. Wise on its roll। कह रहा है on its roll मतलब कहीं ना कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में इन्होंने रखा हुआ है मिस्टर वाइस नाम के कंपनी सेक्रेटरी को। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज ऑथेंटिकेटेड बाय 2 डायरेक्टर एक्स और वाई ने ऑथेंटिकेट कर दिया, मतलब साइन कर दिया उसके ऊपर। रेफर करना है आपको, प्रोविजन को बताना है कि वैलिडिटी ऑथेंटिकेशन की है या नहीं है। तो ऑब्वियसली वैलिडिटी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर था डी, उसका साइन होना भी जरूरी है। फुल टाइम सेक्रेटरी भी है यहाँ पे जिसका नाम है मिस्टर वाइस, उसका साइन होना भी जरूरी है। तो इसलिए इन्होंने ऑथेंटिकेट काम नहीं किया। तो 134 के जो पिछले प्रोविजन थे वही सारे आपको रेप्लीकेट कर देने हैं। दूसरा सवाल जो पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। कह रहा है व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस द कंपनी इज अ 1 पर्सन कंपनी एंड हैज ओनली 1 डायरेक्टर। कह रहा है कंपनी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है और ये ओपीसी है। हु हैज ऑथेंटिकेट द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड दी बोर्ड रिपोर्ट। तो ऑब्वियसली बात है अगर एक डायरेक्टर होगा तो उस केस में वही एक डायरेक्टर जो है वही साइन करेगा और वो हमारा वैलिड माना जाएगा, ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा। चलिए जी, अगला सवाल और लास्ट सवाल आता है। हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैविंग इट्स पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 11 करोड़ एंड अ टर्नओवर ऑफ 145 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द relevant provision and rules whether it is necessary for a housing finance company to file financial statement in XBRL mode। तो XBRL बोर्ड का आपने देखा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग के ऊपर सेक्शन नंबर 137 आया था, जिसमें आपने क्या देखा कि भैया फाइल करना जरूरी है। फिर बात आई XBRL के ऊपर, उसके लिए आपका रूल एप्लीकेबल हुआ रूल नंबर 3, जिसने ये बात बताई थी कि भैया XBRL फॉलो करेगी कौन कौन सी कंपनी, तो कुछ प्रिस्क्राइब कंपनीज थी वहां पे। ठीक है जी। उसके बाद कहा गया कि एक्सेप्शन दिया गया। एक्सेप्शन किसको दिया गया? जिसके अंदर आपकी 4 टाइप की कंपनी थी, जिसके अंदर आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी था, उसके अंदर आपका एनबीएफसीज भी था, उसके अंदर बैंकिंग कंपनी थी, उसके अंदर इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज थी। तो इन चारों के ऊपर कहा गया कि एक्सबीआरएल के जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होते। तो इस सवाल में भी यही चीज है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तो उसके ऊपर ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको पहले 137 के प्रोविजन लिखने होंगे कि किन के ऊपर एक्सबीआरएल का जो फॉर्म है वो एप्लीकेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको फाइलिंग करनी होती है। ये 4 क्राइटेरिया लिखने के बाद आप बताओगे कि भैया एग्जम्पशन मिली हुई है इन लोगों को, और उस एग्जम्पशन के अकॉर्डिंग जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता एक्सबीआरएल मोड की फाइलिंग। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 138 और यू कैन से चैप्टर नंबर 9 टिल एंड। ठीक है जी, तो हमने सारी चीजें इसकी देख ली कि चैप्टर नंबर 9 में क्या क्या चीज आई, सारे सेक्शंस को पढ़ लिया, एमसीक्यू पढ़ लिया, उसके केस स्टडीज पढ़ ली है। नाउ अब एक लास्ट चैप्टर आपका रह जाता है जो कि इंटर लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर नंबर है हमारा लास्ट, चैप्टर नंबर 10, जिसके अंदर ऑडिट्स वगैरह की बातें होंगी। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अब नए चैप्टर में। फिलहाल के लिए काफी है।